मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बैक्टीरिया यानी जीवाणु का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे और इसी क्रम में आज हम इसके न्यूक्लियर मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो दो तरीके से मौजूद होता है, एक तो मेन और एक प्लाज्मिड्स। जो मेन न्यूक्लियर मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड और गेनोफोर कहलाता है, केंद्रकाप कहलाता है। और ऐसा इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग मौजूद नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पर जो न्यूक्लियोइड है वहाँ उसके अंदर उसको न्यूक्लियस क्यों नहीं कहा जा रहा? क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, केंद्रक की झिल्ली नहीं है, इसके अंदर न्यूक्लियर पोर नहीं है, केंद्रक छिद्र भी नहीं है, न्यूक्लियोलस भी नहीं है और क्रोमेनोमेटा भी नहीं है, क्रोमोसोम्स भी नहीं बनते यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन भी मौजूद नहीं होता और यहाँ पर न्यूक्लियर सेप भी नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसे हम कहते हैं वो भी मौजूद नहीं है। इसीलिए इसे केंद्रकाप या जीनधर कहते हैं। जीनोफोर मतलब जीनधर। ये क्या अब मौजूद क्या है फिर? इसमें फाइब्रिलर डबल और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद है। एकल या द्विरज्जकु तंतुमय डीएनए मौजूद होता है और इसमें जो साइज़ है वो 5 × 10⁹ बेस पेयर्स मौजूद होंगे और मॉलिक्यूलर वेट उसका होता है 3 × 10⁹ मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब ये तो हुई न्यूक्लियर मटेरियल की बात। ठीक है, अब बात आती है प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड्स क्या हैं? प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी मटेरियल हैं, आनुवांशिक निर्धारक हैं। ये जो जीवाणुविक गुणसूत्र के बाहर पाए जाते हैं, है ना। बैक्टीरियल जो डीएनए है उससे अलग होते हैं ये, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? बाह्य अनुवांशिक निर्धारक कहते हैं। इनकी खोज लेडरबर्ग ने की थी 1952 में। लेडरबर्ग जो है ना साइंटिस्ट, 1952 में उसने ये टर्म दिया था प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड है इसका आणविक भार मॉलिक्यूलर वेट 5 × 10⁻⁹ होता है ना। कितना छोटा है? मेन डीएनए से आपको दिख रहा होगा। और लगभग इसमें 100 जीन मौजूद होती हैं, 100 जीन्स होती हैं। तो अब इसकी स्पेशल बातें क्या है? इसकी स्पेशल सबसे पहली बात ये है कि ये ऑटोनॉमस है। कैसा है? ऑटोनॉमस, स्वायत्त है ये। स्वायत्त क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि ये अपनी पुनरावृत्ति या रेप्लिकेशन जो है वो खुद करने में सक्षम होता है। इसमें अपना खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ORI खुद का होता है इसमें। मतलब प्लाज्मिड जब रेप्लिकेट करेगा या उसकी पुनरावृत्ति होगी, उसका कोई भी संबंध न्यूक्लियोइड से नहीं है। जो न्यूक्लियोइड में डीएनए मौजूद है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। वो अपना रेप्लिकेशन या अपनी पुनरावृत्ति स्वयं कर सकता है। इसलिए ये कैसा है? ऑटोनॉमस है, स्वायत्त है। दूसरी इसकी स्पेशल बात यह है कि इसमें अपना कॉपी नंबर होता है। भाई अब वो खुद रेप्लिकेट कर सकता है और साइज़ में भी छोटा है, तो रैपिड रेप्लिकेशन कर करके बार बार पुनरावृत्ति करके पूरे के पूरे बैक्टीरिया को भी भर सकता है। पर ऐसा नहीं होता क्योंकि इसका अपना एक कॉपी नंबर होता है। कॉपी नंबर मतलब एक बैक्टीरिया में कितनी बार एक प्लाज्मिड डिवाइड कर सकता है ये निर्धारित होता है। ये एक निर्धारित चीज़ है, फिक्स्ड चीज़ है, मतलब कॉपी नंबर होता है इसके अंदर। फिर ये डिस्पेंसेबल है। डिस्पेंसेबल का क्या मतलब है? ये अनावश्यक है। अगर ये नहीं होगा या इसको निकाल दिया जाएगा तो भी बैक्टीरिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो जीन्स हैं वो नॉन एसेंशियल हैं ग्रोथ और वाइटलिटी के लिए। वो वृद्धि को या जीवन क्षमता को प्रभावित नहीं करती।
ऐसा नहीं कह रहे कि फ़ायदा नहीं पहुंचाती, ऐसा नहीं कह रहे कि यूज़लेस है, लेकिन डिस्पेंसेबल है। अगर ये हट भी गया तो भी बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं है। तो इसकी क्या मेन बातें आपको याद रखनी है कि पहला, ये ऑटोनोमस है, स्वायत्त है। दूसरा, इसमें फिक्स्ड कॉपी नंबर है। तीसरा, इसका जो आकार है वो बहुत छोटा है। आणविक भार कितना है? सिर्फ 5 से 7, 7 × 10⁻⁷ मॉलिक्यूलर वेट है इसका। और सिर्फ 20 से 100 बेस पेयर्स का लगभग इसके अंदर 20 से 100 बेस पेयर्स मौजूद होते हैं। इसमें 100 जीन होती हैं और ये डिस्पेंसेबल है। तो इन्हीं सब कारणों से ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरण कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? एक कोशिका, एक सेल से दूसरे सेल में इसका ट्रांसफ़र इजीली हो जाता है क्योंकि इसका साइज़ छोटा है। तो अब क्या है, इस वजह से ये किसका काम करता है? वेक्टर के तौर पे काम करता है। किसकी तरह काम करता है? वेक्टर के तौर पे। अब देखिए टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स। यहाँ पे प्लाज्मिड की स्पेलिंग गलत हो गई, आप लोग सही कर लेंगे। एफ फैक्टर या एफ कारक जो फर्टिलिटी के लिए होता है। आर कारक रेजिस्टेंस के लिए। कॉल फैक्टर कॉल्सिनोजेनी के लिए। सूडोमोनास में का विघटनकारी प्लाज्मिड डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड ऑफ सूडोमोनास। मरकरी रेजिस्टेंट पारद प्रतिरोधी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ट्यूमर प्रेरित करने वाला प्लाज्मिड। स्टेफाइलोकोकस के अंदर पेनिसिलेज प्लाज्मिड और क्रिप्टिक प्लाज्मिड, गुप्त प्लाज्मिड। ये 9 प्रकार के प्लाज्मिड हैं, या प्लाज्मिड्स को इन 9 तरीक़ों से विभाजित किया गया है। अब बात आती है इसका फंक्शन क्या है? ये बताइए ना आपको, स्मॉल है, डिस्पेंसेबल है, ऑटोनॉमस है, इसलिए इसके अंदर जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उन कोशिकाओं उस रीजन को, उस जीन को छोड़ के, और बाकी सारी जीन्स नॉन एसेंशियल थी ना यहाँ पर, इसीलिए डिस्पेंसेबल है। तो बाकी जीन्स हटाकर जो हमारे काम के जीन है उसको वहाँ पर लगा कर और किसी और जीव में या किसी और बैक्टीरिया में इसको डाला जा सकता है ताकि वो वहाँ पर क्या काम करे? जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में काम में आए। तो बैक्टीरियल जो प्लाज्मिड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और पूरी की पूरी जो स्ट्रीम है हमारी बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक है आपका जेनेटिक, मतलब एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी इसी से रिलेटेड है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। तो वो उसकी शुरुआत ही यहीं से होती है। वेक्टर जो काम में लेते हैं वहाँ पर हम, वो प्लाज्मिड हैं। अब तो कई तरीके के हैं, लेकिन इनिशियली सबसे पहले बैक्टीरियल प्लाज्मिड ही यूज़ में लिया गया था। आगे चलें, फोटोसिंथेटिक एपरेटस। फोटोसिंथेटिक एपरेटस या प्रकाश संश्लेषी उपकरण। यहाँ पर आपको मैंने पहले बताया था जनरल करेक्टर्स में कि जो पिगमेंट्स या वर्णक मौजूद होते हैं उनको क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, वर्ण की लवक कहते हैं। और ये किस में मौजूद होते हैं? फोटोबैक्टीरिया में मौजूद होते हैं, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। ये 2 तरीके के यहाँ पे वर्णक मिलते हैं, क्लोरोबियम क्लोरोफिल और बैक्टीरियो क्लोरोफिल। जो हरे जीवाणु या हरा गंधक बैक्टीरिया या ग्रीन कलर के दिखने वाले जितने भी बैक्टीरिया हैं उनमें क्लोरोबियम क्लोरोफिल होता है, और जो बैंगनी जीवाणु होते हैं, पर्पल कलर के दिखने वाले होते हैं, तो उनके अंदर मौजूद होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ठीक है, ये जो हैं ये कहाँ मौजूद होते हैं? ये वेसिकल्स में मौजूद होते हैं, और या साइटोप्लाज्म की जो सेल मेम्ब्रेन के जो अंतर्वलने होते हैं, इन्वॉल्यूलेटेड रीजन होते हैं, वहाँ पर ये मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स के बारे में सब जानते हैं, ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। यहाँ ये लगभग सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं हैं सभी, और इनकी संख्या उनकी जो नंबर है वो एक बैक्टीरियल सेल में अप टू 10,000 हो सकता है।
ये जनरली तो फ्री पाए जाते हैं, लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो एमआरएनए के ऊपर ये अटैच होते हैं, और अटैच होते हैं तब ये पॉलीराइबोसोम के रूप में हमारे को दिखाई देते हैं। बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं तो इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। तो उसकी दो सब यूनिट्स होती हैं, दो उप इकाइयाँ होती हैं, 50S और 30S। तो जो 50S और S से हमारा क्या मतलब होता है बच्चों? सेडिमेंटेशन कांस्टेंट। जो 30S है, स्मॉलर जो सब यूनिट है, उसमें एक RNA और 21 अमीनो एसिड होते हैं। लेकिन जो बड़ी सब यूनिट है 50S, उसके अंदर 2 RNA और 35 अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम के बाद आता है मीसोसोम। मीसोसोम की खोज F जेम्स ने की थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मीसोसोम की खोज किसने की थी? F जेम्स ने की थी। ये जो मीसोसोम है, ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स लोकलाइज्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, projections of cell membrane which have enzymes of oxidative phosphorylation। ये उंगली नुमा संरचनाएं हैं जो कोशिका झिल्ली के अंतर्वलयन से बनती हैं और इसके अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के सभी एंजाइम मौजूद होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बराबर है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य कर रही है। या किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। ज़्यादातर इसकी संख्या 2 से 4 होती है, लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जहाँ पर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी ज़्यादा है, जहाँ पर श्वसन ज़्यादा होता है, जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की ज़रूरत है, ऐसे बैक्टीरिया में इनका संख्या अधिक भी हो सकती है। जैसे कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया हैं, उनके अंदर मीसोसोम की संख्या ज़्यादा होगी। तो अब ये क्या है? ये साइट ऑफ रेस्पिरेशन है, या साइट ऑफ एटीपी फॉर्मेशन है, या पावर हाउस ऑफ सेल हैं। इनका काम दूसरा क्या है कि ये सेल के डिवीज़न में काम आते हैं, बैक्टीरियल सेल के डिवीज़न में काम आते हैं। जो पट बनना शुरू होता है वो ज़्यादातर मीसोसोम के पास ही शुरू होता है। तो ऐसा माना जाता है कि ट्रांसवर्स सेप्टम बनाने में, ये पट बनाने में मीसोसोम सहायक हैं। धन्यवाद।